बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल सॉर्ड मागा बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आगाज़। इमरान नाश्ता कर चुका था और अब सिटिंग रूम में बैठा अखबारात के मुताले में मसरूफ़ था कि राहदारी से सुलेमान के कदमों की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। मैं ख़रीदारी के लिए मार्केट जा रहा हूँ, सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। रोज़ जाते हो? पहली बार तो नहीं जा रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इसकी नज़रें अखबार पर ही जमी हुई थीं। आप खाना पीना बंद कर दें तो मुझे भी रोज़ रोज़ की मुशक्क़त से निजात मिल जाएगी, सुलेमान ने भी मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें असल में ख़वातीन की तरह शॉपिंग करने में लुत्फ़ आता है। क्या खूबसूरत मंज़र होता है कि ख़वातीन बेदरीक शॉपिंग कर रही हों और शौहर बेचारा 10-12 शॉपर्स हाथों में पकड़े किसी कुली की तरह पीछे पीछे चल रहा हो और बड़ी नहीफ सी आवाज़ में शॉपिंग ख़त्म करने का कह रहा हो और चेहरे पर यतीमी का आबशार बह रहा हो, और साथ ही वो दिल ही दिल में दुकानदारों को कोस रहा होता है जिन्होंने इसकी बीवी की पसंदीदा मलबूसात, मेकअप का सामान और ज्वेलरी लाकर दुकान में रखी होती है। और बेगम, इसे तो बस हर चीज़ इसलिए अच्छी लगती है कि ऐसे मलबूसात, जूते, मेकअप का सामान और ज्वेलरी इसकी रिश्तेदार खातून के पास नहीं होते, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। और ऐसा ना करने वाले बस फ्लैट में बैठे अखबार पढ़ते ही रह जाते हैं, सुलेमान ने जवाब दिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो इमरान इसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। लेकिन इसी लम्हे टेलीफ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSCD SC ऑक्सिन, बज़बान ख़ुद बोल रहा हूँ। बराए करम इस लफ्ज़ को बज़बान समझें, बदज़बान ना समझें। इमरान की ज़बान एक बार फिर रवां हो गई। मेरे ऑफ़िस आ जाओ, अभी, फ़ौरन। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। कमाल है, ना सलाम ना दुआ, हुक्म सुना दिया। लेकिन चलो ठीक है, दोबारा नाश्ता मिल जाएगा, इमरान ने कहा और अखबार समेटकर और तय करके इसने मेज़ पर रखे और ख़ुद उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज़ी से सेंट्रल सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि सर सुल्तान को सुबह सवेरे इसे कॉल करना पड़ गया है। इसे मालूम था कि सर सुल्तान बहुत मुतहम्मिल मिजाज इंसान हैं, इसलिए बगैर किसी अशद ज़रूरत के वो इमरान को कॉल नहीं करते थे। सेंट्रल सेक्रेटरीट की वसीओ अरीज़ पार्किंग में कार पार्क करके वो सर सुल्तान के ऑफ़िस की तरफ चल पड़ा। सर सुल्तान के PA का ऑफ़िस इनके करीब ही था। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सर सुल्तान का PA इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, सर आपका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, PA ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, यही पूछने आया हूँ कि ऐसा क्या मसला पेश आ गया है कि आने का नादिर शाही हुक्म सादिर कर दिया है, इमरान ने कहा। मुझे तो मालूम नहीं, अलबत्ता एक गैर मुल्की खातून साहब से मुलाकात के लिए आई थी और वो अभी तक ऑफ़िस में मौजूद हैं, PA ने जवाब दिया। खातून की उम्र क्या है, इमरान ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कोई पुरस्रार बात की जा रही हो। बूढ़ी खातून हैं, PA ने हंसते हुए कहा तो इमरान ने ऐसे मुंह बनाया जैसे इसे ये सुनकर बहुत कोफ्त हुई हो, और इसके साथ ही वो मुड़कर PA के ऑफ़िस से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वो सर सुल्तान के ऑफ़िस के सामने पहुंचा तो वहां एक नौजवान स्टूल पर बैठा हुआ था। इमरान को देखकर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसने इमरान को सलाम किया। तुम पहली बार नज़र आ रहे हो, पहले यहाँ इमाम दीन बैठा करता था, वो कहाँ है, इमरान ने इसके करीब जाते हुए कहा। वो मेरे वालिद थे, वो रिटायर हो गए हैं और बड़े साहब ने मुझे इनकी जगह दे दी है। मेरा नाम सलामत है। आप तो अम्मा की वफ़ात पर हमारे घर आए थे, बाबा आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, सलामत ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। ठीक है, बाप की खिदमत करते रहना, इमरान ने कहा और बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुल गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ सर सुल्तान की साइड में वाकई एक उधेड़ उम्र यूरोपी खातून कुर्सी पर बैठी हुई थी। आओ इमरान, इनसे मिलो, ये यहाँ पाकेशिया में यूरोपी मुल्क आयरलैंड की सफ़ीर हैं।
सर सुल्तान ने कहा। और ये अली इमरान जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन दरअसल असल में कुछ भी नहीं बताया, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो खातून उठकर खड़ी हो गईं। इन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो इमरान ने बजाय मुसाफा करने के अपने सीने पर हाथ रखा और इसने एहतरामन कदरे सर झुका दिया, जिस पर इस खातून के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कोफ्त के तासुरात उभरे। लेकिन फिर इसने अपने आप को संभाल लिया और अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। इसने भी सर झुकाया और वापस कुर्सी पर बैठ गई। इसके उठने की वजह से सर सुल्तान को भी उठना पड़ा था। बैठो इमरान, इनका नाम रोज़मेरी है और आज ये खुसूसी तौर पर एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। सर सुल्तान ने अपना मखसूस अंदाज में बात करते हुए कहा। आप खुलकर बताएं कि क्या मसला है। हिज़ हाइनेस की हम दिल से इज़्ज़त करते हैं, इमरान ने कहा। तो सफ़ीर रोज़मेरी का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। आयरलैंड में कदीम तरीन दौर के वसी आसार कदीमा मौजूद हैं, जिस पर कंट्रोल महकमा आसार कदीमा का है, और वहाँ एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जिसमें रखी गई कदीम तरीन दौर की एक तलवार अचानक गायब हो गई है। आयरलैंड की पुलिस और इंटेलिजेंस ने बहुत कोशिश की है, लेकिन ना किसी पर शक हो सका है और ना ही तलवार का कुछ पता चल सका है। आयरलैंड के लोग अपने आसार कदीमा से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो इसे अपने मुल्क के अजीम माजी का दर्जा देते हैं। आयरलैंड के सदर मोहतरम भी तुम्हारे फ़ैन हैं और इन्होंने हिज़ाइनस सफ़ीर साहिबा को खुसूसी तौर पर मेरे पास भेजा है कि मैं तुमसे सिफारिश करूं कि आसार कदीमा की ये तलवार जो भी ले गया है इसे वापस ला दो। इसके जवाब में आयरलैंड हमारे तवानाई बहरान के ख़ात्मे के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेगा। सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि सर सुल्तान ने क्यों ये बात की है, ताकि इमरान साफ जवाब ना दे सके। कितनी पुरानी है ये तलवार? इमरान ने सफ़ीर साहिबा की तरफ देखते हुए कहा। मागा तहज़ीब का दौर तकरीबन 5000 साल पुराना दौर है और ये मागा तलवार कहलाती है, इसलिए ये भी तकरीबन 5000 साल पहले की है, सफ़ीर साहिबा ने जवाब दिया। आपके पास इसकी कोई तस्वीर है? इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं देती हूँ, सफ़ीर साहिबा ने कहा। और फिर अपना बैग उठाकर इसे खोला और इसमें से एक लिफाफा निकालकर इसने बैग बंद किया और इसे नीचे रखकर लिफाफा इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने लिफाफा लेकर इसे खोला और अंदर मौजूद एक तस्वीर निकालकर इसे गौर से देखने लगा। मुझे दिखाओ, सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान ने उठकर हाथ बढ़ाकर तस्वीर सर सुल्तान के हाथ में रख दी और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इस तलवार पर कुछ लिखा हुआ है, क्या ये तहरीर पढ़ ली गई है और कहीं महफूज है या नहीं? इमरान ने सफ़ीर साहिबा से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, मैं ले आई हूँ, सफ़ीर साहिबा ने कहा। और एक बार फिर बैग उठाकर इसे खोला और अंदर से एक और लिफाफा निकालकर इसने इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने लिफाफा लेकर इसे खोलकर देखा। इसमें मौजूद तहरीर बाहर निकाली और इसे गौर से पढ़ने लगा। क्या तहरीर है? ऊंची आवाज़ में पढ़ दो, सर सुल्तान ने कहा। इस पर लिखा हुआ है कि सूड मागा हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी है। इमरान ने तहरीर पढ़ते हुए कहा। सूड मागा, इसका क्या मतलब हुआ? मागा ज़बान में तलवार को सॉर्ड कहा जाता है, जो बाद में सॉर्ड यानी तलवार बन गई। और तहरीर भी अभी तक अपनी जगह दुरुस्त है। कदीम ज़माने में हिफाजत तलवार ही करती थी। जिस कबीले के पास मौजूद तलवारें और जानदार लोग होते थे, वो पूरी दुनिया में दंदनाते फिरते थे, इमरान ने कहा। और तहरीर वाला कार्ड वापस लिफाफे में डालकर वापस सफ़ीर साहिबा की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद इसने एक बार फिर तलवार की तस्वीर देखी और फिर इसे लिफाफे में डालकर सफ़ीर साहिबा को दे दी। ये तलवार कब चोरी हुई? इसका इल्म कब हुआ? और ये कहाँ मौजूद थी? इसकी हिफाजत के क्या इंतज़ाम थे? और आपके मुल्क आयरलैंड ने इसके बारे में क्या क्या किया है? पुलिस और इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्टें हैं? इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान के चेहरे पर यकलख्त बशाशत और इत्मीनान नज़र आने लगा, क्योंकि इन्हें खदशा था कि कहीं इमरान साफ जवाब ना दे दे कि अब वो इन चोरियों का सुराग लगाने के लिए रह गया है। लेकिन इमरान ने इन तमाम मालूमात के बारे में पूछकर इन्हें यकीन दिला दिया कि वो इस काम पर करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए इनके चेहरे पर इत्मीनान की झलकियाँ नज़र आने लगी थीं। सफ़ीर साहिबा रोज़मेरी ने एक बार फिर अपना बैग उठाया और इसे खोला और इसमें से एक मोटी सी लेकिन तयशुदा फ़ाइल निकाली और इसे एडजस्ट करके इसने फ़ाइल इमरान की तरफ बढ़ा दी। ठीक है सर सुल्तान और ज़ाइनस, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सूड मागा वापस आयरलैंड को मिल जाए। अब मुझे इजाज़त, मैं ये फ़ाइल साथ ले जा रहा हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप कब आयरलैंड आएंगे और कितने अफराद आएंगे, ताकि आपका शायान शान इस्तकबाल किया जाए? सॉरी, हमने बैंड बाजों के साथ वहाँ नहीं आना। हम खामोशी से काम करते हैं, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता जो वादा आपने या आपकी हुकूमत ने सर सुल्तान से किया है, इसे मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा।
ये मेरा कार्ड ले लें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। सफ़ी साहिबा ने एक विज़िटिंग कार्ड इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। थैंक्स, मैं रब्ता कर लूँगा, कार्ड की ज़रूरत नहीं है। और आप बराह मेहरबानी आयरलैंड जाकर ये बात ओपन ना करें कि आपने पाकेशिया से सूट मांगा के मामले में ताउन मांगा है। इमरान ने कहा और फिर सलाम करके वो मुड़ा और कमरे से बाहर आकर वो सीधा पार्किंग की तरफ बढ़ गया ताकि वहाँ से अपनी कार लेकर वापस जा सके। थोड़ी देर बाद इसकी कार दानिश मंजिल की तरफ उड़ी चली जा रही थी। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था कि क्या तहरीर वाकई दुरुस्त है, क्योंकि तलवार पर तहरीर मागा ज़बान में लिखी गई थी और मागा तहज़ीब का दौर 5000 साल पहले का था, जबकि तलवारें इस दौर में नई नई जाद हुई होंगी। इस लिहाज से देखा जाए तो ये तलवार आसार कदीमा में ऊंचा मकाम रखती थी, लेकिन इसे चुराकर किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। वो इसे कहीं ओपन तो नहीं कर सकेगा क्योंकि ये तलवार फ़ौरन पहचान ली जाएगी। और दूसरी बात ये कि आखिर आयरलैंड ने पाकेशिया का तावन क्यों तलब किया है। बाकी सारी दुनिया में सीक्रेट सर्विसेज और सरकारी तंजीमें काम करती हैं। यही सोचता हुआ इमरान दानिश मंजिल पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वो मखसूस रास्ते से ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया, जहां ब्लैक ज़ीरो ने इसका खुश दिली से इस्तकबाल किया। रस्मी फ़िक्रात की अदायगी के बाद इमरान अपनी कुर्सी पर बैठ गया और इसने हाथ में पकड़ी हुई फ़ाइल बेस पर रख दी। वो सुर्ख जिल्द वाली डायरी देना, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने मेज़ की दराज से एक ज़ख़ीम डायरी निकाली और इसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया। क्या कोई नया केस शुरू हो गया है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने इसे मुख्तसर तौर पर अब तक होने वाली सारी बात बता दी। सर सुल्तान न जाने क्यों हमारी बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। इन्हें तो हमसे ज़्यादा मुल्क अजीज़ है। मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान है और बेशुमार इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। लाखों मज़दूर बेरोज़गार बैठे हैं। महंगाई का ग्राफ इस बहरान की वजह से रोज़ बरोज़ ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा है। और आयरलैंड ने हमें ऑफ़र की है कि अगर इनकी ये तलवार हम तलाश कर दें तो वो हमारे मुल्क से तवानाई के बहरान के ख़ात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करेगा। अब तुम बताओ कि वो तुम्हारी इज़्ज़त को तरजीह दें या मुल्क की। इमरान ने डायरी खोलकर इसके सफ़े पलटते हुए कहा। अगर ऐसा है तो फिर वाकई हम इससे भी छोटे काम करने के लिए तैयार हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए डायरी बंद करके मेज़ पर रखी और फिर रिसीवर उठाकर इसने इंक्वायरी के बटन प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से आयरलैंड का रब्ता नंबर और इसके दारुल हुकूमत का रब्ता नंबर दे दें, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी छा गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। यस, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से दोनों रब्ता नंबर्स बता दिए गए। इमरान ने कैडल दबाया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार बोलने वाले का लहजा यूरोपियन था। बलूसा में प्रोफेसर शारबी रहते हैं, इनका फ़ोन नंबर दे दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने कैडल दबाया और फिर टून आने पर इसने एक बार फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। शारबी हाउस। रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकेशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, प्रोफेसर साहब से बात कराएं। पाकेशिया से? ये कहाँ है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। शायद इस आदमी ने पाकेशिया का नाम पहली बार सुना था। बरे आज़म एशिया का एक मुल्क है। ओह, इतनी दूर से? होल्ड करें, दूसरी तरफ से एक बार फिर हैरत भरे लहजे में कहा गया। हेलो, मैं शारबी बोल रहा हूँ। चैनल मुबाद एक थरथराती और काँपती हुई सी आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ सुनकर फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता था कि बोलने वाला बहुत उम्र रसीदा है। जनाब प्रोफेसर साहब, मैं पाकेशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ। आपको यकीनन याद होगा कि तकरीबन 2 साल कबल मैंने मिस्र के प्रोफेसर शौकत के साथ आपकी रिहाइश गाह पर आकर आपसे मुलाकात की थी और आपसे कारिया के आसार कदीमा पर ख़ासी बातचीत हुई थी। इमरान ने प्रोफेसर शारबी को याद दिलाते हुए कहा। ओह ओह, तुम हो नोटी बॉय, मैं तुमसे बेहद मुतासिर हुआ था। तुमने कारिया के आसार कदीमा पर ऐसी गुफ्तगू की थी कि हम दोनों प्रोफेसर्स, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी काम में गुजार दी थी, तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे बच्चे किसी शोभदाबाज को देखते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं न जाने कितने दिन तुम्हें याद करता रहा। प्रोफेसर शारबी ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा। प्रोफेसर साहब, लायक ताज़ीम तो सिर्फ आप हैं, मैं तो हम महज एक तालिब इल्म हूँ। ये आपकी अज़मत है कि आपने मेरे बारे में ऐसे रिमार्क्स दिए हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, अब बताओ कि कैसे फ़ोन किया है, क्योंकि मेरा दवा खाने के बाद सोने का वक्त करीब है, प्रोफेसर शारबी ने कहा। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। मैं मागा आसार कदीमा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आयरलैंड के मागा की म्यूज़ियम से सोड मागा चुरा ली गई है, जबकि मैंने इस तलवार पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मागा ज़बान मेरी समझ में नहीं आई।
आपने पिछली मुलाकात में ख़ुद बताया था कि आपने मागा ज़बान के कोड्स को डीकोड्स कर लिया था और आपने इस ज़बान के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया। अगर आपके पास सूट मागा की तस्वीर हो तो इस पर लिखे हुए अल्फाज मुझे बता दें, मैं बेहद ममनून रहूँगा। सूट मागा चोरी हो गई है, वेरी बैड, इसे वापस लाओ हर कीमत पर। ये तो आसार कदीमा का बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ तक इस पर लिखी हुई तहरीर का ताल्लुक़ है तो मुझे ये ज़बानी याद है, क्योंकि इसे पहली बार डिकोड भी मैंने ही किया था। गुड, क्या अल्फाज हैं प्लीज़? इस पर लिखा हुआ है कि सूट मागा सबसे ताकतवर है। शारबी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि सफ़ीर साहिबा ने जो तहरीर इमरान को दी थी इस पर लिखा हुआ था कि सूट मागा हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी है, जबकि प्रोफेसर शारबी जो कुछ बता रहे थे वो और था। प्रोफेसर साहब, मुझे बताया गया है कि इस पर लिखा हुआ है कि सूट मागा हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी है। ओह नहीं, मागा दौर में ताकत सबसे ज़्यादा अहम होती भी थी और समझी भी जाती थी। हर मामले का फ़ैसला तलवार से किया जाता था और मागा लोग तलवार को देवता मानते थे, इसलिए इस पर लिखा गया था कि सूट मागा सबसे ताकतवर है। प्रोफेसर शारबी ने जवाब देते हुए कहा, ओके, बेहद शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये सब क्या हो रहा है इमरान साहब? अल्फाज क्यों बदल दिए गए हैं? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है कि जो तलवार म्यूज़ियम में रखी हुई थी और जो चोरी हुई है वो नकल थी। असल को या तो फ़रोख्त कर दिया गया है या छुपा लिया गया है। इस कदीम तलवार को कोई ख़रीद कर क्या करेगा? जैसे ही तलवार सामने आएगी ख़रीदार के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और इसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ऐसी सूरत हाल में तहरीर का तर्जुमा सामने लाया जाएगा। असल तलवार पर जो लिखा गया था और जो प्रोफेसर शारबी ने बताया है और जो सफ़ीर साहिबा लिख कर लाई हैं वो नकली तलवार है। वैसे आसार कदीमा से मुतालिक चीज़ों की नकलें आमतौर पर बनती हैं और फ़रोख्त की जाती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है और उमरा गैर मुल्कियों से चुराई चीज़ों को कदीम समझकर भारी कीमतों पर ख़रीद कर घर ले जाते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर रोब डालते हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, अब आप क्या करेंगे? क्या आयरलैंड जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, देखो क्या होता है, अभी तो मुझे ये सामने रखी हुई फ़ाइल पढ़नी है कि आयरलैंड हुकूमत, सरकारी एजेंसियों और इंटेलिजेंस ने इस सिलसिले में क्या किया है। तुम चाय ले आओ ताकि मेरा जहन सही रुख पर चल सके। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो उठा और मुस्कुराता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। जदीद मॉडल की बड़ी जीप पहाड़ी इलाके में एक तंग सी सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर एक लड़की मौजूद थी जो खासे रफ अंदाज में जीप चला रही थी। इसके साथ साइड सीट पर एक नौजवान आंखों पर स्याह चश्मा लगाए बैठा था। इसने शोख रंग की शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, जबकि लड़की ने भी जीन्स की पैंट और तेज़ सुर्ख रंग की शर्ट पहनी हुई थी। जीप में टेप चल रही थी और हल्की हल्की मौसीकी ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया था। ऑस्कर, तुम्हें अंदाज़ा है कि बॉस ने हमें क्यों कॉल किया है? ड्राइविंग सीट पर मौजूद लड़की ने लड़के से मुखातिब होकर कहा, हाँ, पूरी तरह अंदाज़ा है, बल्कि अंदाज़े का लफ्ज़ गलत है। मुझे मुकम्मल तौर पर इल्म है कि हमें क्यों बुलाया गया है। लड़के ने, जिसे ऑस्कर कहा गया था, जवाब देते हुए कहा, शट अप, तुम मुझसे ज़्यादा होशियार और अक्लमंद नहीं हो, बल्कि बुद्धुओं के भी बुद्धू हो। फिर तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? नॉनसेंस, मुझे से ज़्यादा अक्ल नहीं है तुम्हारे पास, लड़की ने काट खाने वाले लहजे में कहा तो ऑस्कर बेख्तियार हंस पड़ा। अब पता चला कि बातों से कैसे हर्ट हो जाता है इंसान, और तुम्हारी ज़िंदगी का तो मिशन ही दूसरों को हर्ट करना है। ऑस्कर ने कहा, तुम मुझे पागल समझते हो? क्यों? और मैं क्यों किसी को हर्ट करूंगी? लड़की ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने जीप की रफ्तार काफ़ी से ज़्यादा बढ़ा दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ऑस्कर का गुस्सा जीप पर निकाल रही हो। अरे अरे, आहिस्ता चलाओ, अभी तो मैं कुंवारा हूँ और मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता, ऑस्कर ने तेज़ लहजे में कहा तो लड़की बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ी। अलबत्ता इसने जीप की रफ्तार काफ़ी हद तक कम कर दी थी। तुम इस तरह कुंवारे ही मर जाओगे, क्योंकि जिससे तुम शादी करना चाहते हो वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, और जो तुमसे शादी करना चाहती है तुम इससे शादी करना नहीं चाहते। फिर इसका अंजाम क्या होगा? यही कि तुम्हें कुंवारा ही मरना पड़ेगा, और जिस पेशे से हम मुंसलिक हैं इसमें मौत हर वक्त हमारे सरों पर नाचती रहती है। लड़की ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मज़े ले लेकर बोल रही हो। ये क्या कह रही हो डैमी? मुझसे कौन शादी करना चाहती है? वाह, क्या खूबसूरत बात है। वाह, कोई मुझ से यानी ऑस्कर से शादी करना चाहती है? जल्दी बताओ ताकि मैं 1000 बार इस पर मर मिटूँ। ऑस्कर ने सीट पर बैठे बैठे दोनों बाजू सर से ऊपर उठाकर बाकायदा नाचते हुए कहा, तो डैमी,
बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी और काफ़ी देर तक हंसती रही। तुमने कहा है कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसी बदकिस्मत लड़की कौन है, जल्दी बताओ। क्या मालूम इसे तुमसे शादी करने में कोई मसला हो। डेमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मसले से तुम्हारा मतलब अगर ये है कि वो लंगड़ी लूडी लूली अंधी कानी या अनपढ़ या बूढ़ी है तो मैं फिर भी तैयार हूँ, ऑस्कर ने कहा। तो डेमी बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम्हें आज एक बात बताऊं ऑस्कर, एक बार मैंने तुम्हें देखा तो तुमने जैकेट के बटन ऊपर नीचे गलत लगाए हुए थे और इस तरह तुम्हारी शख्सियत मुकम्मल तौर पर अहमकाना नज़र आ रही थी। लेकिन मुझे तुम्हारी मासूमियत पर रहम आ गया और मैंने संजीदगी से सोचा कि तुमसे शादी कर लूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कि तुम्हारी हिमाकत को सारी उम्र भुगता नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इरादा बदल दिया। वरना तुम मुझसे शादी करने के बाद सारी दुनिया में अकड़ अकड़ कर चलते कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, डेमी ने कहा। तो इस बार ऑस्कर खिलखिला कर हंस पड़ा। तुम और शादी, मुंह धो रखो। तुम जैसी लड़कियों से शादी एक डरावना ख्वाब है, ऑस्कर ने कहा। तो डेमी ने यकलख्त पूरी कुव्वत से ब्रेक मारी तो जीप झटके से रुक गई। नीचे उतरो, जल्दी उतरो, मैं कह रही हूँ नीचे उतरो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे साथ जीप में बैठो, डेमी ने चीखते हुए कहा। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से काबली अनार की तरह सुर्ख पड़ गया था। आंखों से जैसे शोले निकलने लगे थे और ऑस्कर वाकई तेज़ी से नीचे उतर गया। तो डेमी ने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। नॉनसेंस, पागल, अहमक, नालायक, बदसूरत, बदमाश। डेमी एक इस तरह एक एक लफ्ज़ बोल रही थी जैसे हर लफ्ज़ बाकायदा बनाकर मुंह से निकाल रही हो। इसका गुस्सा ठंडा ना पड़ रहा था। अब पैदल चलेगा तो पता चलेगा कि डेमी इसे जीप में बिठाकर एहसान करती है इस पर, डेमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। और इस दौरान इसने जीप पहाड़ियों के दरमियान एक छोटी सी लेकिन जदीद तर्ज की आबादी में दाखिल कर दी। इस आबादी का नाम एरो टाउन था। यहाँ एक क्लब भी है जिसका नाम एरो क्लब है। ये क्लब हालांकि पहाड़ों के दरमियान इस टाउन में था और यहाँ अच्छी सवारी के बगैर पहुँचा नहीं जा सकता था। फिर भी लोग यहाँ ख़ास तौर पर आते थे क्योंकि इस क्लब का माहौल, यहाँ की खूबसूरत वेट्रेस और यहाँ मिलने वाले खाने पीने की अशिया भी बेहतरीन होती थीं। डेमी और ऑस्कर दोनों इस क्लब में अक्सर आते जाते रहते थे। दोनों का ताल्लुक़ एक ऐसी तंजीम से था जो बज़ाहिर इस मुल्क लुसानिया में तालीम के शोबे में हुकूमत की इमदाद करती थी और इसने पूरे मुल्क में प्राइमरी से लेकर आला तरीन तालीम के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाई हुई थीं। लुसानिया में इस तंजीम की बड़ी इज्जत की जाती थी क्योंकि लुसानिया के लोग समझते थे कि तालीम की फरावानी से मुल्क बेहद तरक्की करता जा रहा है और मुल्क में खुशहाली फैल रही है। इस तंजीम का नाम एजो कार्ड था और जिस आदमी के सीने पर एजो कार्ड का बैज लगा हुआ होता लोग इसको झुककर सलाम करते थे और इससे हर मुमकिन ताउन करते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के सफ़र में इनसे रियायत की जाती थी। डेमी और ऑस्कर भी एजो कार्ड से मुंसलिक थे, लेकिन ये सिर्फ़ एक पर्दा था। असल में वो दोनों एक ऐसी तंजीम के मेंबर थे जिसे मुख्तसर तौर पर BA कहा जाता था। BA यानी ब्लैक स्टोन, जो हर तरह के जराइम में मुलव्वस रहती थी, ऐसे तमाम जराइम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाई जा सके। इस तंजीम का एक हिस्सा सुपर सेक्शन कहलाता था। इसमें काम करने वालों को सुपर मेंबर कहा जाता था। डेमी और ऑस्कर दोनों सुपर मेंबर थे और इनका ताल्लुक ब्लैक स्टोन के सुपर सेक्शन से था। आज इनके बॉस स्कॉट ने एरो टाउन के एरो क्लब में इन दोनों को कॉल किया था और वो दोनों जीप में सवार एरो क्लब जा रहे थे कि डेमी को ऑस्कर की बात पर गुस्सा आ गया और डेमी ने जबरन इसे जीप से उतार दिया था। और ऑस्कर पैदल चलता हुआ जब एरो क्लब के सामने पहुंचा तो वहां डेमी पहले से मौजूद थी। क्या तुम चलना भी भूल गए हो? घंटे से यहाँ खड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, डेमी ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। मुझसे बात मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी जीप में फिर कभी सवारी नहीं करूँगा, ऑस्कर ने क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा। रुक जाओ, रुक जाओ, यकलख्त उकुब में मौजूद डेमी ने चीख कर कहा और आगे बढ़ता हुआ ऑस्कर रुक कर मुड़ा। हाँ बोलो, ऑस्कर ने कहा। तुम तो वाकई नाराज़ हो, ये तो सिर्फ मजाक था, डेमी ने कहा। मैं भी तो मजाक कर रहा था, वरना तुम जैसी खूबसूरत साथी से अलग कौन चाहता है। अरे अरे, तुमने मुझे खूबसूरत कहा है, बताओ कहा है ना, डेमी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ कहा है और झूठ नहीं कहा, तुम हो ही खूबसूरत, ऑस्कर ने कहा और दोबारा क्लब के मेन गेट की तरफ मुड़ने लगा। काश तुमने ये बात 2 साल पहले कही होती तो मैं लाजमन तुमसे शादी कर लेती, लेकिन अब तो मुश्किल है। चलो, मेरा वादा रहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी ज़रूर, डैनी ने पुरमसरत लहजे में कहा। मैंने कब कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तुम ख्वामखा इस बारे में सोच रही हो, ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो डैनी बेख्तियार उछल पड़ी। इसके चेहरे का रंग तब्दील होने लग गया था। क्या
क्या मतलब? तुमने मुझे खूबसूरत कहा, इसका मतलब तो यही लिया जाता है कि तुम मेरी तारीफ़ करके मुझे शादी की पेशकश कर रहे हो, डेमी ने चीखते हुए कहा। और चूँकि क्लब के मेन गेट के सामने खड़े लड़ रहे थे, इसलिए आने जाने वाले इन्हें हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। सॉरी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। खूबसूरत औरतों से शादी करना मर्दों की सबसे बड़ी हिमाकत है। खूबसूरती तो 2 बच्चों की पैदाइश के बाद गायब हो जाती है और एक जल्लादनुमा बीवी बाकी रह जाती है, जबकि एक कम खूबसूरत औरत को चूँकि अपनी बदसूरती का एहसास होता है, इसलिए वो सारी उम्र अपने शौहर की ताबेदारी करती रहती है। ऑस्कर ने कहा और इसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़कर क्लब में दाखिल हो गया। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। उकुब से डेमी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इसका लहजा इतना ऊंचा था कि हॉल में बैठे अफराद चौंक कर इसे देखने लगे, लेकिन ऑस्कर रुकने की बजाय और तेज़ हो गया। इसका रुख काउंटर की तरफ था। फिर काउंटर पर पहुंचकर इसने मुड़कर पीछे देखा तो डेमी गज़बनाक शेरनी की तरह इसे देखती हुई काउंटर की तरफ आ रही थी और इसके मुंह से गुस्से की शिद्दत के बाइस फूं फूं की आवाज़ें निकल रही थीं। अपने आप में रहो, वरना ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्यूट सी दोस्त अस्पताल पहुंच जाए। क्यों मिस काउंटर? ऑस्कर ने ऊंची आवाज़ में कहा और साथ ही इसने काउंटर पर खड़ी एक लड़की की गवाही डाल दी। तो काउंटर पर खड़ी लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। आपने दुरुस्त कहा है, ये मोहतरमा वाकई क्यूट हैं। डेमी के काउंटर पर पहुंचने से पहले ही काउंटर पर मौजूद लड़की ने हंसते हुए कहा, क्यूट मतलब है खूबसूरत से भी ज़्यादा प्यारी। वाह, ये अच्छे अल्फाज तुम्हें कैसे आ गए हैं? ओह हाँ, तुम्हारा थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा है तो दिमाग रोशन हो गया है। ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलाया करूँगी ताकि तुम्हारा जहन मज़ीद रोशन हो जाए, डेमी ने कहा। तो काउंटर गर्ल एक बार फिर हंस पड़ी। तुम्हें और खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्कर ने मुझे क्यूट कहा है, मुझे, डेमी को, तुम्हें नहीं कहा। डेमी ने काउंटर गर्ल को डांटते हुए कहा, मैं आपकी तारीफ़ पर खुश हो रही हूँ क्योंकि साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, आप हैं ही इतनी क्यूट। काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डेमी का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। चलो अब तुम नॉर्मल हो गई हो, इसलिए अब चीफ स्कॉट से मिलने में कोई हर्ज नहीं। 2 कार्ड दो, ऑस्कर और डेमी के नामों के। ऑस्कर ने पहले डेमी से और फिर इसने काउंटर गर्ल से मुखातिब होकर कहा। चूँकि वो अक्सर यहाँ आते रहते थे, इसलिए यहाँ का अमला इन्हें अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन ऑस्कर और डेमी अपने मखसूस अंदाज में हर बार इस अंदाज में बात करते थे जैसे पहली बार यहाँ आए हों। काउंटर गर्ल ने काउंटर के निचले हिस्से में मौजूद दराज खोलकर इसमें से सुर्ख रंग के 2 कार्ड निकालकर दराज बंद की और फिर एक कार्ड पर ऑस्कर और दूसरे पर डेमी लिखकर दोनों कार्ड इनकी तरफ बढ़ा दिए। शुक्रिया, तुमने पहले मेरा नाम लिखा है, इसका मतलब है कि तुम मुझे डेमी से ज़्यादा बड़ा दर्जा देती हो। थैंक्स मोर, ऑस्कर ने कार्ड उठाते हुए कहा। तो फिर कर लो इसके साथ शादी, तुम्हारा स्टैंडर्ड भी यही है, हर लिहाज से घटिया स्टैंडर्ड, डेमी ने पुकारते हुए कहा और कार्ड उठाकर वो इस तरफ बढ़ गई जहाँ लिफ्टें ऊपर नीचे आ जा रही थीं। काउंटर पर खड़ी लड़की का चेहरा डांट खा कर और अपने बारे में रिमार्क सुनकर बिगड़ गया था और इसने बेख्तियार होंठ भींच लिए थे, लेकिन जाहिर है डेमी को इसकी क्या परवाह हो सकती थी। लिफ्ट एरिया में पहुंचकर ऑस्कर रुका और इसने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड लिफ्टमैन की तरफ बढ़ा दिया। 12वीं मंजिल, ऑस्कर ने कहा और फिर लिफ्ट के अंदर चला गया। इसके पीछे डेमी भी अंदर आ गई, लेकिन इसके होंठ भिंचे हुए थे और चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे। लिफ्ट बॉय ने दरवाज़ा बंद किया। वो खुद बाहर ही रहा था क्योंकि यहाँ लिफ्ट बॉय को साथ जाने की इजाज़त ना थी। हर मंजिल पर लिफ्ट के लिए लिफ्ट बॉय मौजूद था ताकि लिफ्टों को दुरुस्त तौर पर ऑपरेट किया जा सके और ऊपर आने जाने वालों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अब भी लिफ्ट बॉय ने दरवाज़ा बंद करके बाहर से बटन दबाया तो लिफ्ट एक झटके से ऊपर उठने लगी। काश ये लिफ्ट रास्ते में ही ख़राब हो जाए, ऑस्कर ने बाकायदा दुआ की तरह हाथ जोड़कर ऊपर उठाते हुए कहा। क्या मतलब? क्यों? वजह? डेमी को शायद समझ ना आई थी कि ऑस्कर ने ऐसा क्यों कहा है। यही वजह थी कि वो बेख्तियार उठी ताकि हम दोनों यहाँ से बाहर ना जा सकें, क्योंकि तुम्हारे साथ गुजरने वाला हर लम्हा सदियों पर मुश्तमिल होता है, ऑस्कर ने कहा। तो पहले डेमी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, फिर इसने बेख्तियार कहकहा लगाया, ये तुम आखिर हो क्या? मिनट में तोला, मिनट में माशा, डेमी ने कहा। अब घिसा पिटा सा फिक्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम समझदार हो, इसलिए तोला माशा छोड़ो और सोने पर तवज्जो दो। सोना माशा हो या सोना तोला, और तुम सोना हो, खालिस सोना, ऑस्कर ने कहा। तो डेमी का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। तुम वाकई अच्छे हो, बस आज से तुम्हारा नाम गुड ऑस्कर होगा, डेमी ने कहा। और जब तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो मेरा नाम गुड बाय ऑस्कर हो जाएगा, ऑस्कर ने कहा। तो डेमी के हलक से निकलने वाले कहकहे से लिफ्ट गूंज उठी, लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करते लिफ्ट रुक गई
बाहर से इसका दरवाज़ा खोल दिया गया और डेमी और ऑस्कर 12वीं मंजिल पर पहुंच गए। वहां 4 मुसल्लह गार्ड्स मौजूद थे। ऑस्कर और डेमी ने सुर्ख कार्ड इनकी तरफ बढ़ा दिए। ओके, आप जा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा तो ऑस्कर और डेमी दोनों ने असबात में सर हिला दिए और फिर गैलरी में आगे बढ़ते चले गए। एक बंद दरवाजे के साथ दीवार पर नीम प्लेट मौजूद थी जिस पर एस्कॉर्ट का नाम दर्ज था, लेकिन नीचे कुछ ना लिखा हुआ था। ऑस्कर ने आगे बढ़कर दरवाजे को दबाया तो वो खुलता चला गया। ऑस्कर एक तरफ हट गया। लेडीज़ फर्स्ट, इसने डेमी से कहा तो डेमी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो गई। इसके पीछे ऑस्कर था। क्या हुआ, रास्ते में लड़ाई तो नहीं हुई तुम्हारी? मेज़ के पीछे ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए आदमी ने कहा। यह स्कॉट था, लुसानिया में ब्लैक स्टोन और एजो कार्ड का चीफ। नहीं चीफ, हमारे दरमियान जब कोई चीज़ मुश्तरक ही नहीं होती तो फिर लड़ाई किस बात की? क्यों डेमी? ऑस्कर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो स्कॉट बेख्तियार हंस पड़ा। तुम बाज नहीं आओगे? ये डेमी की हिम्मत है कि फिर भी तुम्हारे साथ रहती है। बहरहाल अब संजीदा हो जाएं, स्कॉट ने कहा। यस चीफ, हुक्म, डेमी ने संजीदा लहजे में कहा। तुम दोनों ने आयरलैंड की आसार कदीमा की म्यूज़ियम से तलवार उड़ाई थी। तुम्हें मालूम है कि ऐसा क्यों किया गया था? हमें मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हुक्म दिया गया था और हमने हुक्म की तामील कर दी, ऑस्कर ने कहा। यह 5000 साल पुरानी तलवार है। मागादौर की इस तलवार के बारे में एक माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर शार्बी ने अपनी किताब में लिखा था कि मागादौर का बहुत बड़ा ख़जाना जो सोने और हीरों पर मुश्तमिल था और जिसके बारे में बताया जाता है कि यह ख़जाना 1000 ऊँटों पर लादा जाता था, जिसका राज इस तलवार पर दर्ज तहरीर में है। जो ये राज जानेगा वो इस ख़जाने का मालिक होगा। और ये भी किताब में लिखा गया था कि बेशुमार लोगों ने मागा ख़जाने को तलाश करने की कोशिश की लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका, स्कॉट ने कहा। चीफ, इस जदीद दौर में जबकि खलाई सैयारा होते हैं ज़मीन की गहराइयों में मौजूद धातु का पता चला लेता है, आप ख़जाने की राज की बात कर रहे हैं, ऑस्कर ने कहा। मागादौर के लोग हमसे ज़्यादा ज़हीन और होशियार थे। इन्होंने इस ख़जाने को इस अंदाज में छुपाया कि किसी तरह भी सामने नहीं आ रहा। हमने खलाई सैयारों की भी मदद भी ली थी लेकिन कोई बात ना बनी तो हमने तलवार तुम्हारे ज़रिए ही वहाँ से मंगवाई। हमारे यहाँ भी मागा के माहिरीन मौजूद हैं। हमने इन माहिरीन से ये राज तलाश करने के लिए कहा। इन्हें यही कहा गया था कि ये ख़जाना पूरी दुनिया को तालीम देने पर खर्च किया जाएगा जबकि ये पूरा का पूरा ख़जाना ब्लैक स्टोन को शिफ्ट हो जाएगा, स्कॉट ने कहा। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तलवार पर मौजूद तहरीर का दुरुस्त तर्जुमा कराना है और इसके अंदर जो राज है इसे तलाश करना है, स्कॉट ने कहा। चीफ, ये भी तो हो सकता है कि ख्वामखा ये गलत बात फैल गई हो और असल में कोई ख़जाना ही ना हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर शार्बी ने अपनी किताब में इस सिलसिले में लिखा है कि मागादौर से लेकर अब तक ये बात मुसलसल चली आ रही है और कही जा रही है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो प्रोफेसर शार्बी ने लिखी है वो ज़्यादा अहम है कि मागा आसार कदीमा से मिलने वाले एक खुतबे को पढ़ा गया तो इसमें भी इस ख़जाने का जिक्र मौजूद है। इसलिए ये बात तो यकीनी है कि मागा का ख़जाना यहाँ मौजूद है। कहाँ है, यही हमने तलाश करना है, स्कॉट ने कहा।